हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। एकदम मस्त होंगे सभी, बढ़िया होंगे। एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होंगी। जल्दी आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में यहाँ पर हम जानेंगे लंग एब्सिस के बारे में। व्हाट इज लंग एब्सिस? लंग एब्सिस आपका क्या है, इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम देखेंगे। कॉजेस के बारे में देखेंगे, किस रीजन से आपका लंग एब्सिस होता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन से बैक्टीरिया वायरस हैं जो स्पेशली आपके लंग एब्सिस को कॉज करते हैं, राइट। इसके बारे में हम देखेंगे रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनका रिस्क की वजह से आपको लंग एब्सिस हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम होते हैं उनके बारे में आपको हम देखेंगे। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, कौन कौन सा हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम समझने वाले हैं। फिर हम यहाँ पर देखेंगे मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट, क्या है इसका। देन फाइनली हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रिवेंशन के बारे में, हाउ टू प्रिवेंट, कैसे हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं नर्सिंग को मैनेज करने में, वो नर्स का इसके लिए क्या रोल होता है, राइट। तो ये सारे पॉइंट के बारे में आज की इस वीडियोस में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट वन हम यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। लंग एब्सिस इज ए लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ द पस विद इन द लंग्स टिश्यू टिपिकली रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन। ओके, इन्फेक्शन की वजह से आपके लंग्स का जो इंटरनल स्पेस है वहाँ पर क्या होना, आपका लंग्स में लोकलाइज आपका पस का कलेक्शन होना। लोकलाइज कलेक्शन ऑफ द पस विद इन द लंग्स टिश्यू, जो आपके लंग्स टिश्यू है आपके लंग्स कैविटी के अंदर, वहाँ पर क्या होना, आपका पस का कलेक्शन होना। टिपिकली किस रीजन की वजह से हो सकता है, आपको इन्फेक्शन की वजह से आपको हो सकता है। और इट कैन बी सीरियस कंडीशन लीडिंग टू सिग्निफिकेंट मोर्बिडिटी इफ नॉट अप्रोप्रिएटली मैनेज। ओके, यदि आप इसे प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करते हो, आप अप्रोप्रिएट इसमें ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, तो आपकी ये सीरियस कंडीशन है। इवन आपको पेशेंट की यहाँ पर आपके डेड भी हो सकती है लंग एब्सिस की वजह से। ऑलराइट, तो लंग एब्सिस क्या होता है, आपका लोकलाइज कलेक्शन ऑफ द पस लंग्स में, आपके विद इन द लंग्स, जो लंग्स टिश्यू है उसमें आपके पस का कलेक्शन होना इन्फेक्शन की वजह से आपको हो सकता है। ये आपकी सीरियस कंडीशन हो सकती है, आपको मॉर्बिडिटी मीन्स आपको डेथ भी आपकी यहाँ पर हो सकती है इफ यदि आप इसे प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हो, आप इसे ट्रीट नहीं कर पाते हो। तो कॉजेज की यहाँ पर यदि हम बात करें तो लंग एब्सिस आपका अलग अलग फैक्टर इंक्लूड हो सकते हैं इसके कॉजेज के लिए। एस्पिरेशन ऑफ ओरोफेरेंजियल कंटेंट, ओरोफेरेंजियल कंटेंट आपका एस्पिरेशन करने की वजह से भी आपको यहाँ पर हो सकता है। ऑलराइट, आपने कोई भी ओरो और फेरिंग्स जो आपको कंटेंट है आपने उसको एस्पिरेट कर लिया, निगल लिया, उसकी वजह से स्पेशली इन पेशेंट विद इम्पेयर्ड कॉन्शियस और सोलोइंग डिफिकल्टीज, ऐसे पेशेंट जो कि आपका अनकॉन्शियस है, जिनका जो सोलोइंग डिफिकल्टी है वो इम्पेयर्ड है, कॉन्शियसनेस नहीं है प्रॉपर तरीके से, पर जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, ओरल कंटेंट है, उसको क्या किया, इंजेस्ट कर लिया, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। बैक्टीरियल निमोनिया की वजह से आपको हो सकता है, पार्टिकुलरली विथ स्पेशलाइज नेक्रोटाइजिंग पैथोजन। ओके, बैक्टीरियल निमोनिया की वजह से आपको हो सकता है, इससे बैक्टीरियल निमोनिया पार्टिकुलर विथ नेक्रोटाइजिंग पैथोजन, नेक्रोटाइजिंग पैथोजन की वजह से भी स्पेशली हो सकता है, राइट। सेप्टिक एम्बोली ऑफन इनइफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, दूसरा जो आपका पैथोजेंस है आपका सेप्टिक एम्बोली, इसकी वजह से आपको हो सकता है। ऑफन इनफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जो कि आपका एंडोकार्डाइटिस आपकी इन्फ्लेमेशन ऑफ द कार्डियक मसल्स भी हो सकती है। डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम द नियर बाय इन्फेक्शन, जो भी अदर कोई नियर बाय इन्फेक्शन है उसके डायरेक्ट से भी हो सकता है, सच एज एम्फाइसेमा, एम्फाइसेमा भी आपका लंग्स का इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से आपको हो सकता है। ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी आपको हो सकता है, ड्यू टू ट्यूमर और फॉरेन बॉडी आपकी लंग्स के अंदर क्या हो गया, आपका ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कोई भी आपको ट्यूमर या फॉरेन बॉडी की वजह से, दैट इज रीजन, ये भी आपकी एक रीजन हो सकता है। फिर कॉग्निटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन कौन से पैथोजन बैक्टीरिया वायरस हैं जो कॉज करते हैं, तो फर्स्ट आ जाएगा आपके यहाँ पर कॉमन पैथोजन इन्वॉल्व, जिसमें आपका एनारोबिक बैक्टीरिया, बैक्टीरियो बैक्टीरियोइड्स बैक्टीरियोइड्स फ्यूसोबैक्टीरियम, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस। फिर आपका ये आ जाता है एनारोबिक में और एरोबिक में। एनारोबिक जो कि विदाउट एयर के, विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर पाते हैं, एनारोबिक आपका विदाउट
जनरली सर्वाइव नहीं कर पाते, जैसे कि आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरस, क्लैप्सिलिया, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस स्पेसिस, ये आपको बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। ग्राम नेगेटिव बैसिली की वजह से हो सकता है, इससे स्चेरिया कोली हो गया आपका, स्यूडोमोनास हो गया, एरियोजिनिसा हो गया, इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। एरियोजिनिसा, फंगी एंड माइकोबैक्टीरिया, फंगाई एंड माइकोबैक्टीरिया इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, स्पेशली ऐसे पेशेंट जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, मीन्स जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनमें आपको फंगी और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी आपको लंग एब्सेस हो सकता है। फंगाई और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर आपका आ जाएगा, कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से आपको हो सकता है। तो फर्स्ट वन आपका आ जाएगा, फैक्टर दैट इंक्रीज द रिस्क डेवलपिंग ए लंग एब्सेस इंक्लूड, इसमें आपका आ जाएगा एल्कोहलिज्म, आप पहले से अल्कोहल इनटेक कर रहे हो, प्रीडिस्पोजन टू एस्पिरेशन, या आप पहले से डिस्पोज हुए हो एस्पिरेशन, उसकी वजह से आपको हो सकता है। प्रीडिस्पोजेस मतलब पहले से कोई ऐसा आपको रिलेटेड डिसीज है, या आप अल्कोहल लेते हो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है, आपका एस्पिरेट हुआ है उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, जैसे कि आपको स्ट्रोक हो गया, सीजर्स है, अदर कंडीशन इम्पेयरिंग कॉन्शियसनेस, ऐसी कंडीशन जो आपको कॉन्शियसनेस को इम्पेयर करती है, उस रीजन की वजह से भी हो सकता है। पुअर डेंटल हाइजीन की वजह से भी आपको लंग एब्सेस हो सकता है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन ऑफ द इन्फेक्टेड मटेरियल, पुअर डेंटल हाइजीन इंक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन और इन्फेक्टेड मटेरियल और एस्पिरेशन की वजह से भी आपको हो सकता है। क्रोनिक पल्मोनरी कंडीशन सच एज सीओपीडी की वजह से भी आपको हो सकता है। फिर आता है आपका इम्यूनो सप्रेशन, यदि आपका इम्यूनो सप्रेस है, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, उसकी वजह से आपको हो सकता है। ड्यू टू कंडीशन लाइक जैसे HIV एड्स, आपको पहले से आपको इन्फेक्शियस डिसीज है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक है, कमजोर है, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। और कुछ आप मेडिसिन ले रहे हैं उसकी वजह से भी आपको हो जाता है। ऑलराइट, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन सिम्टम्स आपके क्या क्या होंगे। कफ होगा आपको, ऑफन प्रोडक्टिव विथ फाउल स्मेलिंग स्पूटम, आपको जो कफ होगा वो आपका प्रोडक्टिव कफ होगा आपको, और साथ ही साथ उसमें फाउल स्मेलिंग आएगी आपके स्पूटम में। फीवर एंड चिल, आपको फीवर होगा, आपको साथ ही साथ ठंडी लगेगी, आपको चिल होगा। देन नाइट स्वेट, आपको रात में सोते समय पसीना आएगा, एक्सेसिव आपको स्वेटिंग होगी। चेस्ट पेन, प्लूरिटिक इन नेचर, चेस्ट पेन आपको होगा धीमा धीमा, आपको ऐसा लगेगा इस साइड से इस साइड आपका मूव कर रहा है, ठीक। और वेट लॉस, आपका साथ ही साथ वेट लॉस भी होगा। फटिग होगा, आपको थकान होगी, थकान महसूस होगी, काम में आपको मन नहीं लगेगा। लेथार्जी होगी, एनर्जेटिक नहीं रहोगे। हीमोप्टाइसिस हो सकता है, हीमोप्टाइसिस मीन्स आपका स्पूटम के साथ आपको ब्लड आना, ठीक, ब्लड के क्लॉट आना आपके स्पूटम के साथ, कफ के साथ। ऑलराइट, अगला डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, हम इसे कैसे डायग्नोस कर पाएंगे, क्या क्या इसका डायग्नोस्टिक मेजर हो सकता है। तो डायग्नोस्टिक इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ द क्लिनिकल असेसमेंट एंड इमेजिंग स्टडी, क्लिनिकल असेसमेंट साथ ही साथ जो आपकी इमेजिंग स्टडीज है, जैसे आपका CT हो गया, एक्सरे हो गया, इसका हम कॉम्बिनेशन करके डायग्नोस कर पाएंगे। फर्स्ट वन आपका एक्सरे आ जाएगा, मे शो ए कैविटी विद इन ईयर फ्लूइड लेवल, यदि आपको पॉजिटिव है आपको डायग्नोस्टिक, तो यहाँ पर आपका शो होगा, आपकी जो कैविटी है उसमें आपका एयर फ्लूइड लेवल आपका शो होगा, राइट। फिर अगला आ जाएगा CT स्कैन, प्रोवाइड डिटेल इमेजिंग टू कंफर्म द प्रेजेंस एंड एक्सटेंट ऑफ द एब्सेस, और ओके, तो CT स्कैन कराएंगे हम, इसमें आपको चेक करना होगा इमेजिंग टू कंफर्म प्रेजेंस एंड एक्सटेंट ऑफ एब्सेस, अब वहाँ पर आपको एब्सेस प्रेजेंट दिखेगा और आपको एक्सटेंट वहाँ पर एब्सेस दिखाई देगा। फिर स्पूटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट भी कराओगे टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आपको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन किसके रीजन की वजह से हो रहा है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट कराने से आपको बैक्टीरिया, वायरस, पार्टिकुलर, उसकी कौन सी क्लास है, कौन सी स्पीसीज है, वो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसको मेडिसिन दे के उसको आप ट्रीट कर सकते हो। ओके, ब्रोंकोस्कोपी भी आप कर सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी में आपका एक स्कोप होता है, फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो आप ब्रोंकियस में इंसर्ट करते हैं,
जिसकी टिप पर आपका कैमरा लगा हुआ होता है जो आपको गाइड करता है, जिसमें आपको इमेज दिखता है डिस्प्ले पे टीवी पर, कहीं पर आपको एब्सेस वगैरह फॉर्म तो नहीं है ना, वो एबनॉर्मलिटीज चेक करने के लिए। मे परफॉर्म टू obtain सैंपल एंड एक्सक्यूट ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स। और साथ ही साथ आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप चेकआउट भी कर सकते हैं, और जो आप सैंपल कलेक्ट करना है वो आप सैंपल भी ले सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जहाँ पर भी आपको लीजन से घाव है, इंजुरी हुई है, वहाँ से आप सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं टिश्यू का। ऑलराइट, फिर आ जाएगा आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आपकी क्या क्या चीज़ें होंगी। ट्रीटमेंट फोकस ऑन इरेडिकेटिंग द इन्फेक्शन एंड सपोर्टिंग द पेशेंट। ट्रीटमेंट आपका फोकस करेगा इरेडिकेट पे, कैसे हम इसे इरेडिकेट कर सकते हैं, कैसे हम इसे कम कर सकते हैं। सपोर्टिंग मेजर है, उस पर हमको फोकस करना होगा। राइट, तो फर्स्ट वन हम देखेंगे पेशेंट का। एंटीबायोटिक आपको पहले तो आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में वो एंटीबायोटिक आती है जो कि आपने सभी प्रकार के बैक्टीरिया, पैथोजन सब पे वर्क करती है। नॉर्मल जो एंटीबायोटिक होती है जैसे सेफ्ट्रिजिन हो गया, सेफ्ट्रिजोन हो गया। ऑलराइट, तो ऐसी जो मेडिसिन होती है आपकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, तो ये क्या करती हैं, आपकी सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर काम करती हैं, सेफ्ट्रिजोन वगैरह। तो पहले आपको ये मेडिसिन देना होगा, देन टेलर्ड बेस्ड ऑन द कल्चर रिजल्ट। इसके बाद फिर आप कल्चर रिजल्ट आने के बाद कौन सा पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, उसके बाद फिर आप स्पेसिफिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यदि पॉजिटिव आता है उसमें आपको बैक्टीरिया वायरस फाइंड आउट होता है तो। कॉमन चॉइस इंक्लूड, इसमें आपकी कॉमन चॉइस आ जाती है। क्लिंडामाइसिन हो गया, मेट्रोसिल हो गया, ये आपकी कॉमन चॉइस में फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट में आती है। फिर बीटा लैक्टम लैक्टिमेज इनहिबिटर का कॉम्बिनेशन भी आप यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक, ड्रेनेज में आप देखेंगे मे बी रिक्वायर्ड इफ एब्सेस इज लार्ज और डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक। यदि आपका जो एब्सेस है वो लार्ज है और जो आपको मेडिसिन एंटीबायोटिक दिया उससे वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उससे रिकवर नहीं हो पा रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है, फिर आप ड्रेनेज करके आप उसको निकाल सकते हो। चेस्ट में आप ड्रेनेज लगाओगे, आप एक ट्यूब इंसर्ट करोगे निडल से, जिससे कि आप जो भी एब्सेस है, जो भी पस है, उसको आप रिमूव कर पाओगे। राइट, फिर आ जाता है परक्यूटेनियस ड्रेनेज अंडर सीटी गाइडेंस। परक्यूटेनियस आप ड्रेनेज को इंसर्ट करोगे अंडर सीटी गाइडेंस में आपको इंसर्ट करना होता है। सर्जिकल ड्रेनेज इन रिफ्रैक्टरी केसेस, यदि आपको रिफ्रैक्टरी केसेस है तो आप सर्जिकल ड्रेनेज का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो बाकी का आपका जो भी आपका सीट आपने ड्रेनेज किया, सीटी ड्रेनेज जो भी आपका काम नहीं कर रहा है, मेडिसिन भी यदि आपकी वर्किंग नहीं कर रही है, उससे आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तब आप सर्जिकल ड्रेनेज भी कर सकते हो, सर्जरी करके आप ड्रेनेज कर सकते हो। राइट, रिफ्रैक्टरी केसेस में आ जाता है आपके। फिर आ जाएगा आपका सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर में आपका क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन थेरेपी आप यहाँ पर दोगे पेशेंट को, फिर आप हाइड्रेट करोगे पेशेंट को प्रॉपरली, आईवी फ्लूइड वगैरह इंसर्ट करना है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी आपको देना होगा क्योंकि पेशेंट आपका इंटेक नहीं कर रहा है प्रॉपर, तो आपको न्यूट्रिशनल इशू भी आ सकता है, तो पेशेंट को न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी आपको देना है, ऑक्सीजन थेरेपी देना है, इंश्योर करना है आपका पेशेंट कंप्लीटली हाइड्रेटेड होना चाहिए। राइट, फिर नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्स का इसमें क्या क्या रोल हो सकता है, तो नर्सिंग केयर मॉनिटर वाइटल साइन एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस। नर्स को आपका मॉनिटर करना है वाइटल साइन को, स्पेशली आपका रेस्पिरेशन रेट क्या है, पेशेंट का ब्रीथिंग पैटर्न क्या है, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टीज वगैरह तो नहीं हो रही, वो सब आपको मॉनिटर करना है, वो सब आपको चेकआउट करना है। एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन एंश्योरिंग एडहेरेंस टू एंटीबायोटिक रेजिमेंट्स, आपको मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेशन करना है, एंश्योर आपको एडहेरेंस टू एंटीबायोटिक रेजिमेंट, जो भी आपके एंटीबायोटिक्स हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से इंसर्ट करना है, आपको पेशेंट को प्रोवाइड करना है, चेक। ओके, तो जो भी एंटीबायोटिक आपको प्रिस्क्राइब की है वो आपको निश्चित तौर पर आपको पेशेंट को कंफर्म आपको वो इंश्योर करना है, वो पेशेंट को प्रॉपर तरीके से आपको जाना चाहिए, आपको जो भी बताए गए हैं वो आपको उसका फॉलो करना है। राइट, फिर आ जाता है आपका एजुकेटिंग द पेशेंट। पेशेंट को आपको एजुकेशन करना है कंप्लीट, आपका एंटीबायोटिक कोर्स को कैसे आपको एंटीबायोटिक करना है, कैसे आप इसको जो भी कॉम्प्लिकेशन उनको रिड्यूस कर सकते हो, कैसे आपको डिसीज को प्रिवेंट करना है, क्या क्या आपका इसमें डाइट आपको लेना है। राइट, किस तरीके से आपको मेडिकेशन जो है वो इनटेक करना है, उसके बारे में आपको पेशेंट को एजुकेशन देना है, उसकी फैमिली को एजुकेशन देना है। ओके, मेडिसिन का कोर्स वगैरह के बारे में, उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, कैसे प्रिवेंटिव मेजर लेना है, खाने में क्या खाना है,
मेडिसिन को कैसे खाना है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। सपोर्टिव केयर इंक्लूडिंग पोजिशनिंग एंड फैसिलिटेड ड्रेनेज एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज। सपोर्टिव केयर में आप क्या करोगे, पेशेंट को प्रॉपर तरीके से आपको पोजीशन प्रोवाइड करना है, ड्रेनेज वगैरह चेक करना है प्रॉपर तरीके से आपका हो रहा है या नहीं, एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो भी होती है वो आपको प्रोवाइड कराना है, पेशेंट को आपको देना है ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी साथ ही साथ। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा जैसे कि आपका हो गया एक्सरसाइज में से स्पायरोमीट्री वगैरह हो गया है ना, डीप ब्रीथ होना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप बताओगे, प्रॉपर आपकी पोजीशन होना चाहिए, आपको ड्रेनेज वगैरह प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं, कोई लीकेज वगैरह तो नहीं, वहाँ पर इन्फेक्शंस वगैरह तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करना होता है। मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन, अदर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है वो आपको चेक करना है, जैसे कि आपको सेप्सिस हो गया या रेस्पिरेटरी फेल्यूर में तो नहीं जा रहा है पेशेंट, जहाँ पर आपका ड्रेनेज है वहाँ पर बैक्टीरिया वायरस ग्रो तो नहीं हो रहे हैं ना, इन्फेक्शन ज़्यादा कॉज तो नहीं हो रहा है, सेप्सिस तो नहीं है, वो भी आपको वहाँ पर चेक करना होता है। राइट, प्रिवेंशन कैसे आप इसे प्रिवेंट कर पाओगे, प्रिवेंटिव मेजर इंक्लूड, इसमें आ जाता है आपका एस्पिरेशन प्रिकॉशन। आपको एस्पिरेशन से प्रिकॉशन होना चाहिए, आपको एस्पिरेट से आपको प्रिकॉशन लेना है, एस्पिरेट ना हो। फॉर एट रिस्क पेशेंट एग्जाम्पल दोज हु आर सॉल्विंग डिफिकल्टी, ऐसा पेशेंट जिनको सॉल्विंग निकलने में डिफिकल्टी है, पेशेंट आपका सेमी कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, और उसको हम ओरली कोई भी कंटेंट दे रहे हैं तो वो आपका प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, आपके लंग्स में जा सकता है और लंग एब्सेस आपको फॉर्म हो सकता है, तो उससे आपको बचना है। गुड हाइजीन, आपका ओरल हाइजीन स्पेशली गुड होना चाहिए, रिड्यूस द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन निमोनिया, ताकि निमोनिया का जो एस्पिरेशन है वो पेशेंट के लंग्स में न जा पाए। आपका ओरल हाइजीन भी आपको गुड मेंटेन करके रखना है, पेशेंट को ओरल केयर वगैरह देना है, यदि पेशेंट आपका एडमिट है ऑलरेडी, कोई उसको एसोसिएटेड कंडीशन या डिसीज, उस केस में वैक्सीनेशन अगेंस्ट द न्यूमोकोकल निमोनिया और इन्फ्लुएंजा, यदि आपको कुछ डिसीज की वैक्सीनेशन बनाई गई है तो उसके लिए आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं, जैसे कि आपको न्यूमोकोकल निमोनिया है और इन्फ्लुएंजा है, इसके लिए आपको वैक्सीनेशन आता है तो वो आप वैक्सीनेशन ले सकते हो। राइट, मैनेजमेंट अंडरलाइन कंडीशन, जो भी अंडरलाइन कंडीशन है, रूट कॉज है, उसको आपको मैनेज करना है, जैसे कि आपका डायबिटीज हो गया, क्रोनिक लंग डिसीज है कोई, तो उसको भी आपको मैनेज करना है। अर्ली ट्रीटमेंट, आपको पहले यदि बारे में इसके पता चल गया तो जल्दी से जल्दी आपको ट्रीटमेंट लेना है, ताकि आपका इन्फेक्शन है वो आपका प्रिवेंट हो। प्रोग्रेसिव टू द एब्सेस फॉर्मेशन, आपका जो एब्सेस फॉर्मेशन है वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव ना हो और ज़्यादा आपका स्प्रेड ना हो। ऑलराइट, तो effective management preventive strategies are crucial in the reducing the incidence and complication of the lung abscess। यदि प्रॉपर तरीके से आप इफेक्टिवली इसको मैनेज करते हो तो ये आपका प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इससे इन्फेक्शन को हम रोक सकते हैं और लंग एब्सेस के जो भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन है उसको भी हम कम कर सकते हैं, इरेडिकेट कर सकते हैं और पेशेंट आपका एकदम फिट फाट हो सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, आपका लंग एब्सेस क्या है, लंग्स की आपके लोकलाइज्ड टिश्यू है, स्पेशली इनसाइड आपके लंग्स में क्या हो जाना, आपको इन्फेक्शन की वजह से पस का फॉर्मेशन हो जाना, पस का कलेक्शन हो जाना, ये कंडीशन आपकी सीरियस होती है, यदि आप इसे ट्रीट नहीं कर पाते हो सिग्निफिकेंट आपका पेशेंट की आपका डेड भी हो सकती है, यदि अप्रोप्रिएटली आपका मैनेज नहीं होता है तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने की वजह से। ऑलराइट, तो कॉजेस इसमें क्या हो सकता है, एस्पिरेशन ओरोफेरेंजियल कंटेंट, जो भी आपका ओरल कंटेंट है वो पेशेंट अनकॉन्शियस होने की वजह से उनको या सोलोइंग डिफिकल्टी होने की वजह से इंजेस्ट कर लिया है और वो आपके लंग्स में पहुंच गए, दैट इज सिक्रीशन हो सकता है, बैक्टीरियल वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल पार्टिकुलर आपका हो सकता है, पैथोजन हो सकता है, सेप्टिक की वजह से हो सकता है, या आपको इनफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से भी ये हो सकता है। ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, ट्यूमर वगैरह होना, फॉरेन बॉडी वगैरह होना ब्रोंकियस में, इम्फाइसिमा होना, उसकी वजह से हो सकता है, नियर बाई इन्फेक्शन में आ जाएगा। फिर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, दूसरे जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जैसे कि आपका पैथोजेंस हो गया, जिसमें आपका एनारोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस हो गया है, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हो गया, फंगाई हो गया, और माइक्रोबैक्टीरिया से भी हो सकता है, यदि पेशेंट आपका इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, ऐसा पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी वीक है। रिस्क फैक्टर में आपका एल्कोहलिज्म आ जाएगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाएगा, पुअर डेंटल हाइजीन आ जाएगा, पुअर ओरल हाइजीन, ये सारे आपके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। सीओपीडी हो सकता है,
और इम्यूनो सप्रेसिव आपका पेशेंट, विच पेशेंट जिसका इम्यून सिस्टम वीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फीवर होगा, आपको कफ कोल्ड होगा, चिल होगा, नाइट स्वेट होगा, चेस्ट पेन होगा, वेट लॉस होगा, फटिग होगा, कभी कभी आपके कफ के साथ साथ ब्लड का कंटेंट भी आ सकता है, ब्लड क्लॉट भी आ सकता है, या कफ विथ ब्लड आपका आ सकता है। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में चेस्ट एक्सरे कराना है, सीटी स्कैन कराना है, आपको स्पूटम कल्चर सेंसिटिविटी कराना है, ब्रोंकोस्कोपी आप कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट भी आप कर सकते हैं, सीबीसी वगैरह, राइट। मैनेजमेंट में आपका सपोर्टिव मैनेज रहेगा और एंटीबायोटिक रहेंगी आपकी। उसके बाद आपका ऑक्सीजन थेरेपी रहेगा, हाइड्रेशन रहेगा, न्यूट्रिशन आपको प्रॉपर मेंटेन करना है, ऑक्सीजन मेंटेन करना है। चॉइस ऑफ ड्रग में आ जाएगा आपको क्लिंडामाइसिन, मेट्रोजोल आ जाएगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, सेफ्ट्राजोन वगैरह। यदि आपका कल्चर सेंसिटिविटी पॉजिटिव आया है और तो उसमें आप स्पेशलाइज जो बैक्टीरियल वायरल जो भी पर्टिकुलर पैथोजन है उसके लिए आप मेडिसिन दे सकते हैं स्पेशली। ऑलराइट, नर्सिंग मैनेजमेंट आपको मॉनिटर करना है वाइटल, स्पेशली आपको रेस्पिरेशन रेट चेक करना है, रेस्पिरेटरी स्टेटस, मेडिकेशन आपको प्रॉपर फॉलो करना है, जो भी गाइडेंस जो भी मेडिसिन आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए दी है वो पेशेंट को आपको एजुकेट करना है, प्रॉपर सपोर्टिव केयर देना है, ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह प्रोवाइड करना है, उसको एक्सरसाइज के बारे में बताना है, ड्रेनेज वगैरह चेक करना है, ड्रेसिंग वगैरह करना है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, सेप्सिस ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, रेस्पिरेटरी सेप्सिस तो नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको चेक करना है। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर।